नमस्कार, आप सबका बहुत स्वागत है। मैं हूं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। और कहानी कुर्सी की में शुरुआत हम इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव को लेकर के जो कमेटी बनाई गई है वो आज अपना कामकाज शुरू कर देगी दोपहर 3 बजे, यानी अब से ठीक 2 घंटे के बाद। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो कि अध्यक्ष हैं इस कमेटी के, उनके घर पर इस कमेटी की पहली बैठक होने जा रही है। याद रखिए, गृहमंत्री अमित शाह भी इस कमेटी का हिस्सा हैं, तो वो भी वहां पर मौजूद होंगे, बाकी तमाम सदस्य भी वहां पर होंगे। तो ये कामकाज ये कमेटी अपना आज से शुरू करने जा रही है। अब इस वक्त देश के सामने 2 सवाल हैं और उन दोनों का जवाब खुलकर सरकार ने नहीं दिया, इसलिए कयास बहुत सारे लगाए जा रहे हैं। ये वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा, क्या देश में जल्द ये परिपाटी शुरू होने वाली है कि सारे चुनाव एक साथ होंगे, या यूं कहें कि क्या लोकसभा का चुनाव जल्दी होने जा रहा है देश के अंदर, पहला सवाल। और दूसरा सवाल, ये जो 5 दिन का स्पेशल सेशन बुलाया गया है, क्या इसमें भारत सरकार, मोदी सरकार देश के संविधान में से इंडिया शब्द हटा देगी और देश का केवल एक नाम होगा और वो होगा भारत? इन दोनों मुद्दों पर आज हम आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे। इससे पहले इस वक्त की 4 जो बड़ी खबरें जिनकी हम चर्चा करने जा रहे हैं उस पर एक नजर डाल लेते हैं, फिर आगे हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में, बातचीत आगे बढ़ाएंगे। तो जैसा मैंने आपको बताया, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के पहली बैठक दोपहर 3 बजे होगी। गृहमंत्री अमित शाह इसमें मौजूद रहेंगे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में, और जल्द से जल्द इस कमेटी को अपनी रिपोर्ट भी देनी है। दूसरा बड़ा मुद्दा, क्या देश का नाम बदलेगा, क्या इंडिया शब्द हटाया जाएगा और केवल भारत अब से देश का नाम होगा? तीसरी बड़ी खबर कल की है वैसे तो, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की दिल्ली में मुलाकात हुई थी। इसको लेकर के कुछ डिटेल्स निकल करके सामने आई है। ये मुलाकात क्यों महत्वपूर्ण है, इस पर हम बात करेंगे। और अमिताभ बच्चन क्यों अचानक चर्चा में आ गए? अमिताभ बच्चन से मुलाकात हुई है बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह की, और उस मुलाकात के बाद कुछ इस तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या अमित शाह कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ तो आते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। याद कीजिए, अभी थोड़े दिनों पहले ममता बनर्जी जब इंडिया की बैठक के लिए मुंबई गई थी तो वहां पर उन्होंने अमिताभ बच्चन से मुलाकात की थी और उनको राखी भी बांधी थी, और उसके बाद अब यह मुलाकात आ गई है सामने। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं इस वन नेशन वन इलेक्शन की। आपको बता दें कि इसकी बैठक जो है 3 बजे शुरू होगी, और देवेंद्र पराशर हमारे पॉलिटिकल एडिटर वो जुड़ गए इस खबर पर हमारे साथ। देवेंद्र, पहली बैठक इस कमेटी की आज होने जा रही है, क्या इसके आगे पता चल रहा है, कोई ब्रीफ जो इस कमेटी का हो कि कितने वक्त में इसको अपनी रिपोर्ट देनी है? जी हाँ, बिल्कुल। आज की जो बैठक होगी वो जो औपचारिक पहली बैठक में जो चीज़ें तय की जाती है, जैसे हमें कितने कितने दिनों पे मिलना चाहिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, किस तरह से इस काम को आगे बढ़ाना है, इन सारे पहलुओं पर विचार होगी। और औपचारिक तौर पे क्योंकि सभी सदस्य मिल रहे हैं, और न सिर्फ औपचारिक तौर पे बल्कि इस कमेटी के ऐलान के बाद गृहमंत्री अमित शाह की बात करें तो पहली बार पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिल रहे हैं। इसके अलावा बाकी सदस्य भी पहली बार ही इस समय मिल रहे हैं कमेटी के ऐलान के बाद। तो उसमें औपचारिक तौर पर सारी चीज़ें तय की जाएंगी, और कि किस तरीके से आगे बढ़ना है, किस प्रकार की प्रक्रिया होनी चाहिए, कितना समय लगना चाहिए। तकरीबन 45 मिनट से 1 घंटे तक ये बैठक चलने की उम्मीद जताई जा रही है। हमें जो बताया गया समय उसमें ये बताया गया था कि 45 मिनट से 1 घंटा लगेगा। तो कुल मिलाकर वन नेशन वन इलेक्शन की दिशा में कमेटी बनने के बाद ये पहला बड़ा कदम कहा जा सकता है, जब समिति ने काम करना आज से शुरू कर दिया, और समझा जा सकता है कि किस तेजी में इस काम को कराया जा रहा है। सौरभ। देवेंद्र, हमारे बाकी मेहमानों से भी एक बार जल्दी दर्शकों को आप परिचय करा दें, फिर आगे बात करते हैं। हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हैं रोज की तरह। हर्षवर्धन जी, आपका बहुत स्वागत है। विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं। विजय, स्वागत आपका भी। और प्रोफेसर संगीत रागी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर, आपका बहुत स्वागत है। देखिए, 2 मुद्दे जिनका हमें आज कोशिश करनी है कि जवाब दें दर्शकों को कि होने क्या जा रहा है, कि वन नेशन वन इलेक्शन, क्या लोकसभा का चुनाव जल्दी कराने वाली है सरकार या कुछ और दूसरा कि क्या भारत ही अब भारत का नाम होगा, इंडिया नाम नहीं होगा। इसको लेकर के बहुत कंफ्यूजन सी मची हुई है, और जितनी कंफ्यूजन शायद लोगों के मन में विपक्ष में उससे ज्यादा है। विपक्ष अब चिट्ठी लिख करके पूछ रहा है, बताइए तो करना क्या चाहते हैं। ये पहली बार हो रहा है कि कोई स्पेशल सेशन बुलाया गया पार्लियामेंट का, लेकिन उसका एजेंडा क्या है यही हमको मालूम नहीं है। 5 दिन का सत्र आपने रख लिया, उसमें आप करेंगे क्या ये आपने किसी को बताया नहीं है। तो अब सोनिया गांधी जी ने एक चिट्ठी भी लिखी है, उस चिट्ठी पर भी हम बात करेंगे। उसमें बहुत सारे मुद्दे, और सरकार अपना एजेंडा बताए ना बताए, विपक्ष ने अपना एजेंडा जो है वो जरूर बता दिया। लेकिन पहले ये वन नेशन वन इलेक्शन की बैठक को लेकर के अब देखिए, जैसे कहते हैं व्हील्स आर रोलिंग, अब तो चक्का चल पड़ा। अब सवाल यह है कि ये रफ्तार कब पकड़ेगा और गाड़ी रुकेगी कहां जाके और कब। देखिए, एक तो ये कि मुझे लगता है कि पूरे देश को ये ठीक लगेगा कि आज के समय में जब दुनिया के सभी देश अपनी पॉलिसी, चाहे वो इंटरनल पॉलिसी हो या फिर एक्सटर्नल पॉलिसी हो,
उसको तय करने के लिए हर साल के चुनाव की वजह से बाधा नहीं देखते हैं। भारत के लोगों को भी ये अवसर मिलना चाहिए। अगर हम डेवलप्ड कंट्री बनना चाहते हैं, दुनिया के देशों के सामने खड़े होना चाहते हैं, हम चुनाव के समय जिस तरह का द्वेष, घृणा, जहर, एक से एक जहरीले बयान, उससे बचाना चाहते हैं समाज को। और ये मैं पैसा वाला बहुत नहीं मानता हूं कि 50-60 हजार करोड़ रुपए खर्च हुआ, वो देश ही में लगता है। वो कोई प्रवक्ताओं की डिबेट के लिए अच्छा है कि इतना पैसा बच जाएगा, वो बचना क्या है भाई, वो कहीं ना कहीं लगता है वो ठीक है। लेकिन ये दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। लेकिन क्या ये इतनी जल्दी अचीव कर पाएंगे? संभव नहीं है, क्योंकि अगर ये संभव होता तो इसके पहले, जब हम सितंबर में आज ये बात करने जा रहे हैं, अभी पहली मीटिंग हो रही है, तो कम से कम 6 महीने पहले ये शुरू हो चुका होता। इसका मतलब कि कम से कम अगले 6 महीने तक ये चलना ही चलना है। कोई भी कमेटी जब शुरू करेगी बातचीत, तो उसके बड़े बेसिक 4-5 पॉइंट हैं जो पहले की प्रेसिडेंस है उसको तय करे, देखेगी, और आगे क्या क्या नए समय के लिहाज से बदल गया है, चाहे वो चुनाव के स्केल को लेकर हो, चाहे वो मशीन को लेकर हो, चाहे राज्यों को कौन सी विधानसभा कितने समय के अंतराल पर भंग हो सकती है या उसको बढ़ाया जा सकता है, कितने तरह के संविधान संशोधन है। मुझे लगता है कि ये सब कुछ देखते हुए अभी की स्थिति में चुनाव प्रीपोन होगा या लोकसभा चुनाव पहले होगा, ऐसा नहीं होने जा रहा है। ये कमेटी जरूर तेजी में काम करेगी और तीसरे टर्म में नरेंद्र मोदी जरूर इसको पूरा करना चाहेंगे। 24 के चुनाव से पहले और कोई बदलाव से आप उसको आप रूल आउट करते हैं? मुझे मुमकिन नहीं है। बिल्कुल मुमकिन, लेकिन बिल्कुल नहीं लगता, आपको भी नहीं लगता? देखिए, लेकिन एक दो बातें हैं। जैसे इस कमेटी को कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया गया है। अमूमन जब भी कोई कमेटी बनाई जाती है तो कहा जाता है ना, पहले आप 3 महीने में अपनी रिपोर्ट दीजिए, आप 6 महीने में अपनी रिपोर्ट दीजिए। इस कमेटी को कहा गया आप जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट दीजिए, और उसके बाद जब जैसे एक के बाद एक बैठकों का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है, कौन जाने अभी सरकार के बारे में आप ये तो नहीं कह सकते कि ये फला काम नहीं कर सकते, इतना तो कम से कम ये बता ही चुके हैं। नहीं, मुझे लगता है कि जो टाइम फ्रेम नहीं दिया उसकी 2 वजह हो सकती है। एक तो ये कि सरकार ये मैसेज देना चाहती है कि हम जल्दी से जल्दी इस काम को करना चाहते हैं। दूसरा, उस कमेटी के चेयरपर्सन जो हैं पूर्व राष्ट्रपति हैं, तो पूर्व राष्ट्रपति के लिए टाइम फ्रेम करके कमेटी बनाना भी एक आदेश देना जैसा होता है, ऐसा मुझे लगता है। और दूसरा, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड काम है, जैसे त्रिपाठी जी ने भी जिक्र किया, ये इतना आसान काम नहीं है, इसमें बहुत सारी स्टडी होनी है। और आज जो मीटिंग हो रही है उसे मैं केवल एक कहना चाहिए उद्घाटन बैठक जैसा कह सकता हूं कि उसमें सब लोगों का परिचय हो और सब लोग क्या क्या काम करेंगे, क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, किन सवालों पर चर्चा करनी है, किन लोगों से हमें मुलाकात करनी है, क्या क्या सवाल हो सकते हैं। पहला तो सबसे इंपॉर्टेंट है ना कि कमेटी को क्या ढूंढना है, क्योंकि 1 नेशन 1 इलेक्शन एक ढूंढा तो बस इतना है कि इसको लागू कैसे करना है। नहीं, ऐसा नहीं है ना। क्यों इसको लागू करने के क्या फायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, ये सब चीज़ें ना, चाहे वो खर्चे की बात हो, चाहे विधानसभाओं के कार्यकाल की बात हो, चाहे लोकसभा के कार्यकाल की बात हो, चाहे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की बात हो, नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात हो, किस तरह से ये होगा, फिर ये क्या इसका एक असर ये भी हो सकता है कि क्या यदि दोनों चुनाव एक साथ होते हैं तो वो वोटर के दिमाग पर असर डालता है, क्या वो फेडरल स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाता है। सर, ये कम से कम जो कमेटी का जो सवाल है, मैं इनको कमेटी के ब्रीफ में तो नहीं है ये सब। कमेटी के ब्रीफ में क्लियर है, आपने जो बताया ये मैंडेट में हो भी नहीं सकता मैंडेट ना, कि क्योंकि आप उसके क्या में नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूं कि इन सब चीजों पर किसी चीज को चर्चा हो सकती है। लागू करने के बाद उसके क्या क्या चीजें हो सकती हैं वो तो उसके बाद की बात है। लेकिन हाँ, लागू इसको करेंगे तो जो बेसिक चीज है, जो बार बार विपक्ष कह रहा है कि संविधान का जो मूलभूत ढांचा है कहीं उस पर तो चोट नहीं होगी, तो सरकार ये गलती तो नहीं करेगी ना कि एक मैसेज जाने लगे कि नहीं देखिए सब सरकारों को भंग कर दिया सारी चीजें। वो ये कोशिश करेगी कि संवैधानिक दायरे की हर बारीक से बारीक बात का ख्याल रखा जाए, जब इतना बड़ा काम करने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार आगे बढ़ रही है। देखिए, दो ही दायरे की बात है। और इसमें एक और चीज जोड़ दूं कि इसका बाकी जो होमवर्क है ना वो बहुत पहले हो चुका है, इसको भी ध्यान रखना चाहिए। जो नीति आयोग की रिपोर्ट है, जो लॉ कमीशन की 2 बार की रिपोर्ट है और पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है, उसमें भी इन सारे सवालों के बहुत सारे जवाब दिए गए, तो उस पर भी आगे चलना है। इसीलिए तो उतनी एब्सोल्यूट क्लैरिटी के साथ जैसा त्रिपाठी जी ने कह दिया कि नहीं होगा, अभी हम बाकी लोग शायद नहीं कह पा रहे हैं। नहीं, हम कह रहे हैं लगता है कि तैयारी तो हुई पड़ी है, प्रीपोन नहीं होंगे, प्रीपोन नहीं हो सकते चुनाव, यानी लोकसभा का चुनाव प्रीपोन नहीं होगा। आप भी इस बात से सहमत हैं? अब ये कि आप ये विधानसभा के चुनाव क्या ये टाल दिए जाएं लोकसभा के चुनाव तक के लिए और फिर इनको उनके साथ कराया जाए, इसकी जहां तक बात है तो आज अब देखिए जो मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जी वो भोपाल में बैठे हुए हैं, वो चुनाव की समीक्षा ऑलरेडी कर रहे हैं, तो वहां जो प्रक्रिया है वो भी अपने ही क्रम से अपनी गति से चल रही है, उसमें भी कोई परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा है। उस बीच में ये बैठक हो रही है, आपको लगता है 1 नेशन 1 इलेक्शन के मुद्दे पर क्लैरिटी कहीं ना कहीं आ गई है कि भाई नहीं, ये मुद्दा अभी के लिए नहीं है? देखिए, विपक्ष को और बाकी लोगों को इसके बारे में स्पष्टता हो या ना हो, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार इस मामले में बहुत स्पष्ट है। और जैसा कि विजय जी ने भी कहा,
लॉ कमीशन की रिपोर्ट, इसके अलावा जो है वो नीति आयोग ने पहले ही इसकी समीक्षा की है। और मैं ये कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जो विभिन्न इकाइयाँ हैं राज्यों में और उनके थिंक टैंक्स हैं, कम से कम 50 जो है ऐसे सेमिनार देश भर में कर चुके हैं पिछले 5 साल के अंदर। तो कहीं न कहीं सरकार के पास एक बहुत स्पष्ट इनपुट है। सरकार चूँकि राष्ट्रपति के इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, तो उसमें एक बात बहुत साफ है, सरकार बहुत सीरियस है इस मामले को लेकर के। और चूँकि राष्ट्रपति कोविंद जी हैं, तो कल जाकर के आप देखिए कई तरीके से नारे भी लगाए गए थे इस प्रकार के, क्या छोड़े, देखिए नरेंद्र मोदी का राज आएगा तो इलेक्शन नहीं कराएगा, आरक्षण छीन लेगा। आपको ध्यान होगा कि संविधान समीक्षा की जब बात की जा रही थी तब भी इसी प्रकार के बेतुके बयान जारी किए गए थे, लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी ने किया था। तो मुझे लगता है सरकार ने जानबूझ करके राष्ट्रपति कोविंद जी को इसके लिए अध्यक्षता के लिए चुना है। और इसमें लॉयर्स वगैरह भी हैं। जब ये सारी चीज़ें उनके सामने रखी जाएंगी तो मुझे नहीं लगता है कि 2-4 महीने से ज़्यादा इसमें इस निर्णय पर आने में उनको लगेगा। ये और बात है, ये भारत सरकार पर निर्भर करता है कि ये 2024 के चुनाव के साथ ही से पहले इसको लागू कर दें या बाद के लिए छोड़ें, ये तय करना सरकार का काम है। लेकिन मैं भी इसमें स्पष्ट हूँ कि नरेंद्र मोदी की सरकार जो है वो 2024 का चुनाव जो है वो प्रीपोन तो कम से कम नहीं करने जा रही है। आपको ध्यान में होगा कि चुनाव आयोग ने बहुत स्पष्ट कहा है कि हम 1 इलेक्शन 1 नेशन 1 इलेक्शन कराने के लिए हमेशा तैयार हैं। और आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है। जब टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं थी तब तो हम बहुत अच्छे तरीके से करा रहे थे, आज नहीं कराने का कोई तुक नहीं बनता है, कारण नहीं है। अब रही बात जो फेडरल स्ट्रक्चर का, आपको ध्यान होगा कि फेडरल स्ट्रक्चर पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ही, गोगोई ने ही एक तर्क दिया संसद के अंदर कि ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है, ये सुप्रीम कोर्ट ने एप्रोप्रिएट कर लिया है। और मज़ेदार बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने किसी भी जजमेंट में बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन नहीं किया है, लूज रखा है हमेशा, ताकि वह इसकी समय समय पर अपने अनुसार इसकी व्याख्या करे। और ये जो तर्क बाद में किया जा रहा है कि भाई नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात होगी, ये सब सवाल जो हैं, ये कोई सवाल आवश्यक सब कमेटी सवाल देखेगी भी कि भाई इनका नहीं, क्या, मुझे नहीं आपको लगता हल है कि निकालना इसकी है। जरूरत भी पड़ेगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब 1 नेशन 1 इलेक्शन पहले हो रहा था तो क्या नो कॉन्फिडेंस मोशन का प्रावधान था ना, एडजॉर्नमेंट नो कॉन्फिडेंस मोशन या सेंसर मोशन का प्रावधान था, यहाँ भी था, राज्यों के अंदर भी था। तो मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं लगती है। और ये तय करना सरकार के ऊपर है, राजनीतिक निर्णय सरकार लेने में सक्षम है या नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि ये कोई इतना बड़ा चीज नहीं है जिससे सरकार आप तीनों को लेकिन ये आम राय है कि सरकार लोकसभा का चुनाव तो जल्दी नहीं कराने जा रही है। प्रीपोन नहीं करना इसकी और कोई इसमें आशंका आपको कमेटी नहीं में लगती है? जैसे इसकी कोई गुंजाइश नहीं प्रोफेसर साहब लगती? ने कहा, मैं कह रहा हूँ इसमें देरी केवल इस वजह से होगी कि स्टेक होल्डर से बातचीत में कितना समय लगता है, क्योंकि सब स्टेक होल्डर्स हैं, वो कितना समय लगाते हैं। देवेंद्र, इस आज की इस पहली खबर पर इसका जवाब लोग जानना चाहते हैं। एक फाइनल वर्ड अभी तक आपको जो कुछ भी जानकारी मिली हो 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर के, लोकसभा का चुनाव जल्दी कराने के सवाल पर या विधानसभा के चुनाव टालने के सवाल पर, कोई फाइनल वर्ड हमें मिला है क्या? नहीं, फाइनल वर्ड तो नहीं मिला है, लेकिन ये समझा जा सकता है कि जो विधानसभा के जो चुनाव होने हैं इनको बिल्कुल भी टाला नहीं जा रहा है, लोकसभा का चुनाव भी प्रीपोन नहीं किया जा रहा है। उस लोकसभा के चुनाव के साथ कुछ राज्यों के विधानसभा के चुनाव कराए जा सकते हैं, ऐसी सिर्फ संभावना जताई जा रही है, उसमें यकीनी तौर पे कुछ नहीं कहा जा रहा है। और इस कमेटी के बारे में सौरभ, ये माना जा रहा है कि लगभग 3 महीने में एक ठोस नतीजे पे पहुंचने की स्थिति में रहेगी, क्योंकि इस कमेटी के पास बहुत कुछ ऑलरेडी मटेरियल है, इसमें इसको जीरो से काम स्टार्ट नहीं करना है, उन रिपोर्ट्स का अध्ययन ज़्यादा करना है और एक तरह से इस कार्य को कैसे किया जा सकता है इस पर ज़्यादा काम करना है बनिस्बत इसके कि करना है कि नहीं करना है। इस कमेटी की आप पूरी संरचना देखें तो आपको समझ में आएगा कि कितने ठोस तरीके से और इम्प्लीमेंटेशन को ध्यान में रखते हुए किया गया है। अमित शाह जो कि खुद एक हार्ड टास्क मास्टर हैं और समझा जा सकता है कि मौजूदा सरकार में प्रधानमंत्री के बाद सबसे बड़ी अथॉरिटी के तौर पे उस शासन को देख रहे हैं। दूसरी चीज़ कि NK सिंह, वो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, वो उसके वित्तीय पहलू को देखेंगे कि अगर एक साथ चुनाव कराया जाए तो कैसे कैसे खर्चे हैं। संजय कोठारी जो कि रामनाथ कोविंद जी जब राष्ट्रपति थे तो ऑलरेडी उनके सचिव के तौर पर वो काम कर चुके हैं और समझा जा सकता है कि इस कमेटी में भी उनकी भूमिका कुछ वैसी ही रहेगी। केंद्रीय सतर्कता आयोग में भी वो रह चुके हैं। गुलाम नबी आज़ाद जो कि इस रूप में उनको रखा गया है कि अपोजिशन के तरफ से
उस कैंप के जो एक वॉइस हो सकता था, खासतौर पे माइनॉरिटी फेस हैं, तो उनकी क्या राय रहेगी। तो कुल मिलाकर ओवरऑल इम्प्लीमेंटेशन के हिसाब से एक अच्छा कंपोजिशन करने की कोशिश की गई है। हालांकि सरकार की योजना में थोड़ा एक झटका जरूर लगा, जिस तरह से अधीर रंजन चौधरी जो कि मुख्य विपक्षी दल के लोकसभा में नेता हैं, उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया था। लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि 3 महीने में ये कमेटी किसी ठोस नतीजे पर पहुंच सकती है। सौरभ, एक कमेंट इस पर करना चाह रहे हैं, फिर मैं अगले विषय पर चलूं। नहीं, अधीर रंजन चौधरी ने बोलकर सरकार का पक्ष मजबूत किया है। उन्होंने जिस तरह से कहा कि उनको प्रिंसिपल सेक्रेटरी का फ़ोन आया, बाद में मैंने अखबारों में वो भाषा पढ़ी कि किसी बाबू का फ़ोन आया, मिनिस्टर का फ़ोन नहीं आया। तो ठीक है, हम लोग पत्रकारिता की भाषा में आईएएस ऑफिसर कितना भी सीनियर हो उसको उस तरह से देखते हैं, लेकिन पीएमओ में अगर प्रिंसिपल सेक्रेटरी फ़ोन कर रहा है तो प्रधानमंत्री का ही फ़ोन माना जाना चाहिए। और जब वो ये तक बता रहे हैं कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में होगा, तो इसका मतलब कि अधीर रंजन चौधरी ने उसे स्वीकार किया, बाद में अपनी पार्टी अपनी नेताओं के दबाव में उससे बाहर निकले। यानी सरकार ने जो किया वो कोई एक थोपा गया निर्णय नहीं था, जबरदस्ती उनको नहीं कहा गया था कि अच्छा आपको रख लेते हैं दूसरे को नहीं रखेंगे। मुझे लगता है कि सरकार के पक्ष को उन्होंने बोलकर मजबूत कर दिया है। चलिए मुझे इसकी एक वजह लगती है कि यदि अधीर रंजन वहां रहते और वो डिसेंट नोट डालते तो ये ऑन रिकॉर्ड हो जाता है कि कांग्रेस जो है वन नेशन वन इलेक्शन के खिलाफ है, और अगर वो उसके साथ जाते तो वो एक अलग राजनीतिक दुविधा होती। तो उनके लिए उन्होंने सोचा कि ये बेहतर है कि आप इससे बाहर रहे। नहीं, वैसे उनकी आप अगर कांग्रेस पार्टी की तरफ से आप देखिए, और ये बात सही है कि जो हम लोग ने भी बात की, जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस उस कमेटी के हैं, अब उसमें अगर आपको ये बात करनी है कि आप बताइए कि ये सारी कैसे अड़चनें दूर होंगी ये कॉन्सेप्ट लागू करने के लिए, तो कांग्रेस उसका हिस्सा पहले से ही क्यों होना चाहेगी। अधीर रंजन चौधरी के सामने दुविधा तो थी। सौरभ जी, सामान्यतः जब इस प्रकार की हाई पावर्ड कमेटी बनाई जाती है तो जिनको बनाया जाता है मेंबर, उनसे कहीं ना कहीं एक स्तर पर बातचीत जरूर होती है, और कहीं ना कहीं बातचीत जरूर हुई होगी। ये और बात है कि कांग्रेस पार्टी को इन्होंने बताया होगा, और लेने के बाद इन्होंने जरूर हामी भरी होगी, या कहीं ना कहीं एक मौन स्वीकृति दी होगी। बाद में उनको लगा होगा कि कांग्रेस पार्टी, यार ये स्वाभाविक है, मुझे तो इसमें कोई दिख नहीं रहा है ऐसी बात की बहुत झटका लगा है भारतीय जनता पार्टी। ये स्वाभाविक है कि कांग्रेस पार्टी इसके साथ नहीं आएगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है यदि इसका विरोध करती, आकर के विरोध करती, तो बोला जाता कि देखिए ये खलल डालना चाहते हैं, ये नहीं करना चाहते हैं। तो ऐसे ही उसका शुरू से स्टैंड बहुत क्लियर है। मानना है कि लोकतांत्रिक तौर पर विपक्ष के नेता के तौर पर उन्हें रहना चाहिए। जब भारतीय जनता पार्टी या दूसरी पार्टियां बहुत कमजोर स्थिति में हुआ करती थी, रोज कांग्रेस से लड़ती थी, उनको कोई निर्णय नेहरू जी का पसंद नहीं आता था, फिर भी वो जब ऐसी बैठकों का अवसर, ऐसी कमेटी नहीं बनी तब, लेकिन अवसर मिलता था तो वो रहते थे। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। अधीर रंजन चौधरी ने लोकतंत्र के जो मूल सिद्धांत है उनके खिलाफ जाकर वो कमेटी से बाहर हुए। ये बात जरूर हर्षवर्धन जी, मैं तो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब उस कमेटी में नहीं है, वो पार्टी के प्रेसिडेंट है। नहीं, हर्षवर्धन जी, बस मैं इतना जिक्र करना चाहता हूं कि देखिए जिस प्रकार की राजनीति है, तो ये स्वाभाविक है कि ये राजनीतिक निर्णय ही है उनका। उन्होंने अपनी राजनीति को ध्यान में रखे, और ये अपेक्षित है उनसे कोई बहुत उम्मीद करें कि वो आकर के यहाँ कंट्रीब्यूट करते इस कमेटी में, ये तो हम में से किसी को अपेक्षा बाहर नहीं निकल कर मीडिया के सामने तो कंट्रीब्यूट करते वो बाहर आते बताते क्या हुआ, जो कहना वो कहते। अगर उन्हें डिसेंट भी देना है तो देते। क्या परेशानी? इतने बड़े मसले पर आप कहें कि नहीं हम तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं। लोकतंत्र इसको स्वीकार नहीं करता है, नेता के तौर पर। अच्छा देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर काफी कुछ क्लैरिटी हमें मिली है आज बात करके। हमारे जैसे पैनलिस्ट हैं, सबका ये मानना है कि देश में चुनाव जल्दी होगा, इसकी संभावना उन्हें कहीं नहीं लगती, लोकसभा का चुनाव। और हमारे जो पॉलिटिकल एडिटर है उन्होंने इस पर और स्पष्टता दी है आगे कि ना तो चुनाव लोकसभा का जल्दी हो रहा है, ना आने वाले विधानसभा चुनाव ये टाले जा रहे हैं। सवाल इतना है कि क्या जब 2024 में लोकसभा का चुनाव होगा उस वक्त कुछ और विधानसभाओं के चुनाव उसके साथ कराए जाएंगे या नहीं कराए जाएंगे? शायद इसका जवाब ये कमेटी अपनी रिपोर्ट जब देगी तब हमको पता चलेगा। कोई टाइम फ्रेम नहीं है कमेटी कब अपना जवाब कब अपने निष्कर्ष पर पहुंचती है, लेकिन कहा गया कि जल्द से जल्द, और ये कुछ चंद महीने हो सकते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।